आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। पिटारा में आज उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के मनीषा जैन द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम में आज सुनिए सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर से कमल शर्मा की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। ऋषि जी, गानों की रिकॉर्डिंग में आप मौजूद रहे हैं? कितनी बहुत की है। किशोर दा के साथ मैंने गाना भी गाया है, बहुत लोगों को पता है इसके बाद। फिल्म का नाम था झूठा कहीं का। जी। उसमें ज़्यादातर मैंने डायलॉग्स किए, लेकिन उसमें किशोर दा मेरी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। मेरे डायलॉग बोलने का किस वक्त पे, किस नोट पे, किस बीट पे, कहाँ कौन सा, वो गाना ज़्यादा बजा नहीं है। फिल्म झूठा कहीं का है, क्या कुड़ी है वो गाना था। उसमें आप हम दोनों की बंदिश है। किशोर दा गाते थे और मैं डायलॉग बोलता था। मुझे मेरे दो फेवरेट जो डायरेक्टर्स राज कपूर साहब के बाद जो हैं, जो कि कमाल का गाना पिक्चराइज करते थे, जिनको बहुत तमीज़ थी, समझ थी, गाना सुपरहिट बनाते हुए थे, मनमोहन देसाई साहब और नासिर हुसैन साहब। ये दो तो कमाल के लोग थे जिन्होंने मेरे साथ मैंने काम किया है। वैसे और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन गाने बनाए, बहुत अच्छे गाने पेश किए, लेकिन बदकिस्मत से मैंने उनके साथ काम नहीं किया। मैं कह रहा हूँ मैंने जिनके साथ काम किया, तो गाना सिचुएशन के लिए बनाते थे, फिर उसका बिजनेस पूरा वो किताब में लिखते थे कि मुझसे मैं कैसे पिक्चराइज करूँगा, और जो करना चाहते थे वो इंस्पायर करते थे म्यूज़िक डायरेक्टर को। मसलन नासिर साहब पंचम को बोलते थे कि देखो अभी चिंटू यहाँ है, घोड़े पे जा रहा है, उसके पीछे वो लड़की साइकिल पे है, साइकिल के पीछे भैंस है, तो अभी क्या किया, उसका लाल दुपट्टा चले गया साइकिल पे, तो वो भैंस लाल को देख के भाग रही है। तो उसके हिसाब से पंचम म्यूज़िक बनाता था। अगर आप देखें वो गाना हमको तो यारा तेरी यारी, उसमें जो इंटरल्यूड है पहला जो साइकिल पे, उसका जो म्यूजिक जो बनाया गया, उसको बनाया गया वाकई उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए। जैसे कि मनमोहन देसाई साहब भी पर्दा है पर्दा, या गाना हुआ चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तैयब अली प्यार का दुश्मन, इतने गाने उनके साथ। वो सब एक्चुअली ये बिजनेस अपना डालते थे गाने में, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे गाने मैंने किए हैं जी, म्यूजिक डायरेक्टर ने काम किया है, लेकिन बहुत पीछे जो पर्दे के पीछे होते हैं, कैमरा के पीछे, उनको कभी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनके जो डांस मास्टर्स जो हमारे होते हैं, वो जो हमें सिखाते हैं क्या करने को और कैसे करने को, उन्हें कभी क्रेडिट नहीं मिलता। और मैं आज ये मौका लेना चाहता हूँ ये बोलने के कि मेरा जो करियर रहा था पहले जो बना था, उसमें बहुत बड़ा योगदान कमल मास्टर, पीएल राज साहब, सुरेश भट्ट साहब, इन सब का बड़ा योगदान था। उन्होंने सब मुझे सिखाया, मैं उन्हीं का सीखा हुआ लड़का हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा करना है, ऐसा गाना है, इसका ऐसा करना है, ये एक्सप्रेशन चाहिए। मैंने शायद उसे थोड़ा बहुत निभाया था, तो ताकि मैं थोड़ा सा आगे ले गया। लेकिन मैं उनको पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा। आज क्या 30, 35, 40 साल हो गए इन गानों को मैंने गाए हुए, जो पर्दे पे आप देखते हैं, उनके बारे में कोई बोलता नहीं, लेकिन ये सब मैं उनका सीखा हुआ हूँ। मुझे डांस तो करना आता नहीं कमल जी, मैं मेहनत ज़रूर करता था, मेरे एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होते थे। जैसे सरगम में मैंने ढफली भी बजाई, डांस भी किया, गाना भी गाया। अब तीनों चीज़ों को करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे करवाया पीएल राज साहब ने और उनकी असिस्टेंट ने शीला जी ने। लेकिन ये बहुत मुश्किल चीज़ है, मैंने इस पर बहुत रिहर्सल की। हालांकि प्रोफेशनल डांसर यानी कि बहुत सीखी हुई जयाप्रदा थी, पहली उनकी फिल्म थी, उन्हें आसानी से आता था, मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने एफर्ट करके मैंने किया है और मैंने ये दिखाया कि मैंने बड़े आसानी से मैंने किया। लेकिन आप जानते नहीं मैंने उसमें कितनी मेहनत की। उसकी देखिए गाना है झूठ बोले कौआ काटे। हाँ, हम तो नए थे, तो सोनलाल मास्टर जी जो सरोज जी के गुरु भी थे, तो रोज़ हमारी रिहर्सल होती थी। तो बड़े मज़े से बड़े डांसर्स वांसर्स डिम्पल में जो जाते थे, रिहर्सल करते थे 2-2 घंटे। हुआ ये कि रोज़ रिहर्सल करते थे और फिर तैयार हो गए गाना। फिर पिक्चराइजेशन का वक्त आया, जैसे पिक्चराइजेशन का वक्त आया, जोश में क्या आया, तो मैंने अब टांग तोड़ दी। अब राज साहब इतने नाराज़ हुए मुझसे कि कौन बोलता है तुझे जंगली जैसे नाचने का, कोई रिदम रखो, ताल रखो, ये रखो। मुझे इतना डांट दिया मुझे।
मेरी रोने जैसी हालत हो गई, इसे वैसे मेरा क्या कसूर है, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पंजाबी खून हूँ भाई मैं, अपने तरफ से कुछ ज़्यादा जोर लगा दिया तो मोच आ गई मुझे, तो वो शॉट उन्होंने कट करना पड़ा, फिर उनको क्लोजअप में लेना पड़ा, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। मैंने उस दिन से तय किया कि मैं अभी ज़िंदगी में कभी किसी गाने की रिहर्सल करूँगा ही नहीं। तो वो दिन और आज का दिन मैंने कभी भी किसी गाने की रिहर्सल की नहीं। मैं बोला रिहर्सल करूँगा, मालूम पड़ेगा मैं मूड में आ गया तो टेक के वक्त में ख़राब कर दूँगा, तो मैंने रिहर्सल नहीं की कभी। ऋषि जी, कुछ समय पहले आपकी एक फिल्म आई थी अग्निपथ, जिसमें आपके अभिनय की बहुत तारीफ हुई, लेकिन ऐसा भी पता चला है कि इस भूमिका को स्वीकार करते समय आपके भीतर बहुत हिचकिचाहट थी। हाँ, यही कमरा है जहाँ सुनाई गई थी कहानी, जी। और यहीं मैंने उनसे कहा था कि तुम पागल हो, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, तुम पिक्चर फ्लॉप करा दोगे मुझे लोग ये ऐसे रोल में, मेरी इमेज क्या है, मेरी छाप क्या है, और तुम मुझे क्या देना चाहते हो। नहीं नहीं सर, आप तो बेहतरीन करें, बेहतर करें, ऐसे वो करूँगा तो सही, मुझे भी मालूम है अच्छा एक्टर मैं करूँगा सही, लेकिन उसे एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए। तो मैंने ना करके उसको नकार दिया, मैंने बोला चले जाओ ऐसा देखो नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी, 1 महीने लगातार करण जौहर साहब और करण मल्होत्रा जो डायरेक्टर थे पिक्चर के, लगातार मेरे पीछे बने रहे कि आपको तो करना ही पड़ेगा। सही बात यह कमल जी, मेरे में एक्चुअली साहस यानी कि हिम्मत नहीं थी, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था ऐसे रोल करने का। मैंने सोचा कहीं मैं कर लूँ और मेरे कारण पिक्चर ना चले तो लोग बोलोगे देखो पिक्चर फ्लॉप हो गई ऋषि कपूर की वजह से, और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई किसी को नुकसान हो। मैं जानता हूँ कि एक्टर मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, मैं निभा लूँगा, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आप। तो मैं एक्चुअली सही मानों में उससे डर रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। तो जब बहुत दबाव आया तो मैंने उनसे सजेस्ट किया कि अच्छे काम करते हैं, एक लुक टेस्ट लेते हैं, यानी कि देखते हैं वो कैसा दिखेगा मेरे में। तो एक कच्चा पक्का हमने लुक टेस्ट लिया, जिससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने थोड़ी हिम्मत बनी, थोड़ा मैंने कहा अच्छा, तो मुझे कुछ सीन्स विन सुनाए गए, फिर मैंने थोड़ा बहुत हिम्मत की और फिर मैंने बोला चलो भाई करते हैं, देखते क्या होता है। अब जब फिल्म मुकम्मल हो गई, पिक्चर चल गई, हिट भी हो गई, कुछ बहुत लोगों ने हमारी भी तारीफ़ की, एक आध अवार्ड भी मिल गया, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसका जो क्रेडिट है ये दोनों करण जौहर और करण मल्होत्रा का है। अगर उनका दबाव नहीं होता, अगर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ऋषि कपूर ही कर सकता है रोल, तो ये मुझे कभी रोल नहीं मिला होता। ये मैं उल्टा उनकी सोच को मैं दाद देता हूँ कि उनने कैसा सोचा कि ऋषि कपूर कर सकता है। लाला मेरा नाम है, रौफ लाला। ये तो तू भूलेगा नहीं कि एक पल के लिए मैंने तुझे जहन्नम की याद दिला दी थी। तो ये अवार्ड सही मानों में उनका है, मेरा नहीं। हाँ, मेरी मेहनत थी, उनका कॉन्फिडेंस था, उनकी एक फोरसाइट थी, आगे की एक सोच थी कि ऋषि कपूर सही है। मेरी तरफ से किसी का नुकसान हो जाए ये तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा। हमने कभी ऐसा सीखा नहीं, ये हमारा पेशा है। हम एक कमर्शियल वर्ल्ड में हैं, हम चाहते हैं कि हमारी हर फिल्म मुकम्मल सही जाए, लोगों को पसंद आए। कभी कभी नहीं आती, जो सिनेमा होती है वो एक एक्चुअली टीम वर्क होता है, एक फुटबॉल जैसी गेम होती है कि हर आदमी एक बॉल को पास करते करते गोल मारने वाली बात है। कभी कभी गोलकीपर आ जाता जो बहुत अच्छा होता, पिक्चर नहीं चलती वो। ऋषि जी, अभिनय आपको विरासत में मिला है और ये विरासत आपके बेटे तक भी आई है। उसने साबित किया है अपने आप को, अपने अभिनय से लोग उसमें बहुत संभावनाएं देख रहे हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं जानता था कि मैं एक बड़े बाप का बेटा हूँ, लेकिन मैं ये कभी नहीं जानता था कि मैं एक बड़े बेटे का भी बाप हूँ। लड़के ने अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से अपने दादा परदादा का नाम रोशन किया है, कर रहा है, और मैं नहीं चाहता कि उसे ये बोल के मैं उसके कान भर दूँ और उसमें रुकावट आ जाए। एक किस्सा दादाजी ने सुनाया था, जोकर के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। तो मैं तो बच्चा था, 70 में 18 साल का था। तो अवार्ड मिला तो मैं पापा के पास गया, पापा को मैंने दे दिया अवार्ड। तो उन्होंने बोला तुम जाओ दादा के पाँव में रख दो। तो मैं गया दादाजी को मिलने, दादाजी ने बहुत प्यार किया और मैंने वो बोला मैंने जीता है, और मैंने उनके पाँव में रख दिया। दादाजी वहाँ फूट फूट के रोने लगे वहाँ। मुझे उस वक्त उस सेंटेंस की गहराई का मतलब मुझे समझ नहीं आया था, जो मुझे बाद में समझ में आया। तो उन्होंने सिर्फ मुझे चूमा माथे पर, कहा कि राज कपूर ने मेरा कर्जा उतार दिया। तो मैंने दादाजी से बोला दादाजी आप खुश हैं? इसे खुश तो ऐसा है बेटा कि एक रोड साइड पे एक छोटा फनकार आदमी था, ढोलक बजा रहा था, और उसका छोटा बच्चा 2 साल का, वो उसे बांस पे चढ़ाने पे तैयारी कर रहा था, और उसे वो बांस के ऊपर वो जो ऐसे बैलेंस करते ना, वो करने वाला था।
तो उसे वो जब कर रहा था, बैंड बज रहा था, तो बच्चा उसे पूछता, "ए बापू कैसी रही, कैसी रही?" तो बाप बोलता है, "बस अभी थोड़ी भी कुछ अब भी कसर रही।" अगर आप पहले से कह रहे हो कि कैसी रही, तू भाई कमाल है, तू तो ऊंचा बन गया, तू तो माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, तो उसके बाद तो उसका नीचे ही आना है ना ज़िंदगी में। अब जब तक आप नहीं बोलोगे थोड़ी कसर रही, तो वो कसर रही मतलब कि मुझे और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है। तो ये मुझे सबक दादाजी ने मुझे दिया था। आज वो भी सबक मैं रणवीर कभी पूछता नहीं मुझे कि पापा आपको कैसा लगा, और मैं भी कभी उसको बोलता नहीं कि अच्छा लगा। मैं बोला, ठीक है करो, और अच्छा करो, तुम इससे भी ज़्यादा कर सकते हो। तो आई गेस वही वाली बात है कि जब आपको कह दिया कि आप सुप्रीम हो गए हो, आप पहुंच गए हो, तो आपकी जो एक अर्ज, आप में जो एक बर्निंग डिज़ायर जो होता है, आप में एक जो एक आग जो होती है एक प्राप्त करने की, वो सब खत्म हो जाती है। और उसकी जो माँ हैं वो खुद आपकी जीवन संगिनी नीतू जी, वो भी बचपन से अभिनय करते आई हैं, वो खुद अपने आप में एक स्कूल हैं। जी। तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन था बेटे की कामयाबी को लेकर के? देखिए, ज़ाहिर है कि हम दोनों बहुत खुश हैं। ज़ाहिर है कि हमें जहाँ जाते हैं मैसेजेस, फ़ोन, लोग मिलते हैं तो यही कहते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, हमें छाती बड़ी फूलती है कि भाई बच्चा सही कर रहा है, दादा परदादा का नाम रोशन कर रहा है। अच्छी बात है। अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, अभी तो उसने शुरू किया है। मैंने हर दफ़ा रणवीर से हर दफ़ा ये कहा है कि नेवर लेट सक्सेस गो टू योर हेड एंड नेवर लेट फेलियर गो टू योर हार्ट। हमारा धंधा ये है कि इसमें हिट और फ्लॉप तो लगा रहेगा, कभी चली कभी नहीं चली, नफ़ा नुकसान तो ये लगा रहेगा। तो किसी चीज़ का आप श्रेय ऐसा मत ले जाए जो अपने सर पे चढ़ जाए, तो समझो किसी को कुछ नहीं। और किसी फेलियर की चीज़ आप दिल पे मत लेना ताकि आपकी सेहत ख़राब हो जाए या कुछ भी हो। ये बस हमारी फिल्म इंडस्ट्री ही ऐसी है कि आपको सक्सेस और फेलियर एक पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना है। आपको ये मालूम है कि अभी मेरा टाइम ठीक है, कल वक्त आएगा जब मेरा टाइम ठीक नहीं होगा, उसके लिए भी रेडी रहो। तो ये सब तैयारियां मैं कान भरते रहता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों शर्तों में अपना काम अच्छे मजबूत तरीके से करो, चैलेंज फेस करो ना। जब नई पिक्चर तुम्हारी ठीक जाएगी तो और मेहनत करो पिक्चर में, और कोशिश करो कि हाँ इसको कैसे और चमकाएं अपने एक्टिंग को, ताकि लोगों को और पसंद आए, फिल्म को कैसे और बेहतरीन बनाएं। ऋषि जी, आपकी जीवन संगिनी नीतू जी भी बहुत नामी फिल्म अभिनेत्री रही हैं। उनके साथ आपने कितनी फिल्में की? हमने साथ में 11 फिल्में की, और 11 फिल्में की हमने 8 साल में। 1980 में शादी कर ली, 1980 जनवरी में शादी कर ली। उसके बाद नीतू जी ने इंडस्ट्री छोड़ दी, तो वो 7 साल में हमने 11 फिल्में की, और ज़्यादातर पिक्चरें चली हुई हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो रोमांस था आपका उनके साथ में निजी जिंदगी में, ये किस फिल्म से शुरू हुआ? मेरे ख्याल में हम वो चाह शुरू हुआ था कभी कभी फिल्म में। उससे पहले हमने कर ली थी जहरीला इंसान, जिंदा दिल, खेल खेल में, रफू चक्कर। जिंदा दिल और जहरीला इंसान को छोड़ के ये सब हमारी पिक्चरें सक्सेसफुल फिल्म हैं। तो वहाँ हमारी दोस्ती हो गई, और वो मुझे समझती थी, मैं उन्हें समझने लगा। अब चूंकि मैं नया नया था, मैं थोड़ा बॉयश लुकिंग था, तो मुझे काम करने के लिए हीरोइंस मिलती नहीं थी। बाकी जो हीरोइंस थी उन दिनों वो मुझसे बड़ी लगती थी, तो मुझे तो या नीतू जी के साथ काम करना पड़ता था या नई लड़की के साथ काम करना पड़ता था। तो नीतू जी क्योंकि स्टार थी, तो ज़्यादातर लोग चाहते थे कि स्टार के साथ काम करे। दिन में भी 2-2 शिफ्ट तो उनके साथ ही गुजरती थी, जहाँ हमारी जान पहचान, मुलाकात बढ़ गई। खैर दोस्ती तो थी, फिर हमने उन्हें अपना जीवन साथी बना दिया। उनका साथ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। उनकी डिसीशन, मेरे बेवक्त ज़िंदगी गुजारना, उन्हें समझ है, बिकॉज वो खुद भी एक्टर रह चुकी हैं। ये तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि जब कोई बाहर का और ना समझे। उनका तजुर्बा भी, उनका मुझे कहना समझाना, उनका मुझे स्क्रिप्ट्स के बारे में बात करना, तो एक डेफिनेटली हैज़ बीन ए हेल्प। और साथ में फिर रणबीर का करियर जो है वो ज़्यादातर नीतू के हाथ में रहा है। रणबीर ज़्यादातर नीतू की बात सुनता है, खाने पीने में बड़ा परहेज़ है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं रखता। मेरा झगड़ा तो उन पर उसी बात पर है। तो ये सब चीज़ें, नीतू को बहुत शौक़ है एक्सरसाइज का, परहेज़ का, ये सब चीज़ों। आपको पंजाबी खाना पसंद है? मुझे किसी भी ख़त्म का खाना पसंद है, कोई भी स्टेट वेट का क्या बोल रहे हैं आप, कोई भी खाना खाना, दुश्मन मुल्क का भी खाना पसंद है मुझे, इसमें क्या है, खाना खाना होता है। तो उनका योगदान हमारे करियर्स में बहुत है। थैंक यू नीतू, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ऋषि जी, हमारे साथ में आज भी कुछ आवाज़ें हैं जिनको हम सुनते हैं। रफ़ी साहब की बात करें, किशोर दा की बात करें, और इन्होंने तो आपके लिए गाने भी गाए हैं, आपके लिए अरे बड़े गाने गाए। रफ़ी साहब से कोई मुलाकात याद है आपकी?
अरे ऑफ कोर्स, कैसे नहीं याद मुझे। बचपन की तो याद एक आध बार है, लेकिन मुझे पता नहीं कौन सी फिल्म की रिकॉर्डिंग थी। अगर मैं गलत ना हुआ तो शायद लैला मजनू, नहीं लैला मजनू नहीं, कोई और पिक्चर की रिकॉर्डिंग थी। मैं गया था और कैबिन में मैंने देखा रफ़ी साहब गा रहे हैं, तो मैंने ऐसे छुप के देख रहा था, तो रफ़ी साहब की आंख मेरी तरफ चली गई। तो उन्होंने मुझे रजिस्टर किया, उन्होंने अपना गाना ख़त्म किया और मुझे सिग्नल किया इधर आओ। तो मैं गया वहाँ, प्यार से पंजाबी में बात करते थे रफ़ी साहब। यार लाले तू बड़ा चंगा गांदा है, तू तो लग रहा है तू मेरी आवाज़ में बड़ी कमाल तरह से तू पेश कर रहा है, ऐसा कुछ कहा। मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई कि मोहम्मद रफ़ी साहब से आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। ये तू तो कमाल गाया तूने यार, वो पिक्चर में मेरी आवाज़ तेरे पे बड़ी सूट कर दी है। अमर अकबर एंथनी की बात कर रहे थे, हम किसी से कम नहीं। मेरे को एक वक्त आ गया था, मैंने रफ़ी साहब के साथ मेरा प्लेबैक काफ़ी पिक्चरों में, कातिलों के कातिल, नसीब में भी था, और लैला मजनू एंड दीदार यार, कर्ज कैसे भूल सकते हैं, कर्ज, बहुत सी फिल्में हैं, पूरी सरगम पिक्चर, हर पिक्चर में रफ़ी साहब का एक, मेरी किस्मत अच्छी थी कि रफ़ी साहब ने मुझे अपनी वॉइस लेंड की थी। बड़ा दुख हुआ उनके इंतकाल में। 1980 में मेरी नई शादी हुई थी और जुलाई में वो चल बसे। वो बहुत बड़ा लॉस था, बहुत बड़ा लॉस। सिनेमा को बड़ा लॉस, सिनेमा म्यूज़िक को बड़ा लॉस। बतौर मनमोहन देसाई साहब कहते थे कि खुदा की अगर कोई आवाज़ है तो वो मोहम्मद रफ़ी और कोई नहीं, असली मानों में मोहम्मद रफ़ी खुदा की आवाज़ है, ऐसे कहते थे वो। उनका एक मस्ती भरी हरकत, एक्चुअली बहुत सिंपल हार्टेड थे, बड़े प्यारे आदमी थे, प्यार भी बहुत करते थे। पंचम की सिटिंग रूम में भी आते थे तो कभी कोई मस्ती में बोलते, अरे चिंटू कैसा है तू, कैसा है तू, कैसा है तू, नो। अरे मैंने कहा इनके और मेरे बीच में कोई 20-25 साल की उम्र का है और बात कैसे कर रही है। तो वो आप बड़ी बड़ी पति पठांग बातें भी करते थे, लेकिन जब काम आता था तो क्या सीरियस गाना हो या कोई मस्ती वाला गाना हो, उसे आप बीट ही नहीं कर सकते। उनकी प्लेबैक सिंगिंग मैंने लास्ट बहुत अच्छा गाना गाया था, वो तो सागर का गाना था, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है। पंचम हालांकि मेरे से सीनियर थे वो काफ़ी, बट मुझे अपने निकट के मित्र में पहचानते थे वो कारण इसका ये था कि मैं शायद सबसे यंगेस्ट हीरो था। यूथफुल म्यूज़िक जो दे रहे थे वो मेरे साथ ही दे रहे थे। इंतकाल उनका तो 94 में चल बसे थे आई थिंक, तो उस वक्त तो बहुत कम हीरोज़ जो आज के दौर में तो उन्होंने काम ही नहीं किया ना उनके साथ, तो मैं ही यंगेस्ट था। तो उनका बेसिक यंग म्यूज़िक मेरे साथ, मैंने 17 पिक्चरें की है पंचम दा के साथ, और ज़्यादातर पिक्चरें जो चली भी नहीं वो पिक्चर का सुपरहिट म्यूज़िक है। जैसे कि गाना ये वादा रहा का टाइटल सॉन्ग, वो पिक्चर नहीं चली थी लेकिन गाना आज भी कितना बचता है। एक और पिक्चर जो मेरी नहीं चली थी, वो पिक्चर नाम था बड़े दिल वाला, उसका टाइटल सॉन्ग कितना चलता है आज भी। वो बाकी गाने तो चलते ही चलते हैं जो हिट गाने, लेकिन वो ऐसा एक म्यूज़िक बनाते थे कमाल। जब पंचम दा की बात करते हैं तो पंचम दा ने पूरे दुनिया में जो म्यूज़िक के जो स्टाइल्स थे उनकी स्टडी की थी, उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन भी था और उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी बड़े किए थे इंस्ट्रूमेंट्स को लेके। जी, अगर आपके पास वो गाना हो तो फिल्म नया दौर का एक गाना है कि पानी के बदले पीकर शराब, कांटों में हम तुम ढूंढे गुलाब, एक गाना था जो किशोर दा और डैनी डेंजोगो वाले ने गाया है। अगर आपके पास हो तो वो गाना सुनाइए सुनने वालों को। जब आप एक्सपेरिमेंट की बात बोलते हैं तो वहाँ पंचम ने एक खाली बोतल में हवा मारने से उसकी आवाज़ निकाली थी, वो पहली बार निकाली थी उसमें। तो वो उसमें थोड़ा पानी भरते थे, वो थोड़ा भरता था तो उसकी आवाज़ कुछ और होती थी, पानी कम करते थे उसकी आवाज़ कुछ और होती थी, और खाली बोतल की आवाज़ कुछ और होती थी। अब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, गाना नासिर हुसैन साहब की पिक्चर में था, हम किसी से कम नहीं में। उन्होंने 4 सुपर हिट गाने एक गाने में बनाया था, जो कंपटीशन का गाना था, चांद मेरा दिल फिर दिल, पता नहीं बहुत से गाने थे मुझे याद नहीं अभी। वो 4 गानों को साथ में जोड़ना, एक तो म्यूज़िक डायरेक्टर क्यों 4 गाने को एक गाने में देगा एक प्रोड्यूसर को, वो 4 गाने बेच सकता था किसी और को। लेकिन देखिए उनका बड़प्पन, नासिर साहब के लिए सिचुएशन पे उन्होंने 4 सुपर हिट गानों के मुखड़े बनाए, फिर उनका गाना बनाया डांसिंग सॉन्ग। ये भी तो एक एक्सपेरिमेंट था। सुरेश भट्ट साहब ने पिक्चराइज़ किया था नासिर साहब की पिक्चर, हम किसी से कम नहीं थी। मेरे जो कोलीग थे तारिक साहब थे, काजल किरण थी हीरोइन और मैं था, और वो 4 गाने थे, तो वो भी अपनी तरह का एक एक्सपेरिमेंट था। जब आपने नासिर साहब की फिल्म की बात की है तो नासिर साहब के बारे में भी हम और जानना चाहेंगे, उनकी शख्सियत के बारे में कि बड़े कामयाब फिल्म डायरेक्टर हैं। कामयाब तो एक दूसरी तरफ है ना, जब म्यूज़िक का जो नॉलेज, म्यूज़िक की एक जो पहचान, उनको एक चीज़ बड़ी कमाल की, नासिर साहब को उनको गाना इमीडिएटली पता लगता है कि गाना इनका हिट है, उनको मालूम है कि ये चलने वाला गाना है। एक तो मजरू अंकल लिखते थे, मजरू सुल्तानपुरी साहब, नासिर साहब भी राइटर थे, और उन्हें चुलबुले गाने और कुछ अंदाजी गाने बड़े पसंद थे। आप उनका देखिए हर गाने में कोई उनका अंदाज़ ज़रूर होता है, तो और उसको बंदिश में बांधना और उसकी मेलोडी बनाना
और वहाँ नासिर साहब पहचान जाते थे कि हाँ ये चलने वाला है। फिर नासिर साहब उस गाने पे पूरा जैसे ऑपरेशन नहीं करते हैं उस पर काम करते थे कि मैं इस गाने को कैसे पिक्चराइज करूँगा, इसमें मैं अपना हीरो क्या करेगा, हीरोइन क्या करेगी, जो सिचुएशन के हिसाब से, फिर वो कपड़े क्या पहनेगा, वो मेरा बिजनेस क्या होगा, क्योंकि अगर 5 मिनट का गाना है तो मैं 5 मिनट कैसे समा बांध के रखूँ ऑडियंस के लिए, वो क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी म्यूज़िक इंटरल्यूड में, वो म्यूज़िक इंटरल्यूड में वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होंगे, वो क्या बजेगा, क्या बिजनेस होगा। जैसे कि मेरा एक और गाना है हम किसी से कम नहीं में, मैं वो लड़की को कोशिश में हूँ गुमराह करने की, और वो लड़की थोड़ी शराब पी के ज़रा बहक गई है, तो वो किसी स्कूल के पीटी फंक्शन में घुस जाती है और वहाँ पीटी चल रहा है कुछ 500 से 600 बच्चों का, तो वो टेबल पर चढ़ के जो सीटी मार के एक्सरसाइज नहीं थी, वो सीटी मारते 1 2 3 4, तो लड़की वो बेताला सीटी मार के उसकी पूरी एक्सरसाइज उल्टा सीधा कर देती है। तो देखिए इसको उन्होंने बैठाया गाने में, मीटर पे सीटी बजती थी, वो सीप हूँ, तो पूरे बच्चे लोग कंफ्यूज होते थे, तो सब लोग अपने डांस में शुरू हो जाते थे। ये फिल्म मेकर नासिर हुसैन साहब ने सोचा है ना, ये किसी को जिसको ज्ञान है, जिसको पता है म्यूज़िक कैसे लिया जाता है और कैसे पिक्चराइज किया जाता है, तो ये उनकी काबिलियत थी। तो मैंने एक ऐसी थोड़ा सा आपको एक वाक्य बताया जी। तो उनकी पुरानी पिक्चरें देखो, उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर विजयानंद साहब ने किया था तीसरी मंजिल के म्यूज़िक, या उनकी पिक्चरें पुरानी जब प्यार किसी से होता है, या तुमसा नहीं देखा, दिल दे के देखो, यादों की बारात, हर पिक्चर का गाना उन्होंने अपने आप से सजाया हुआ है, क्योंकि उनको उसका इल्म था कि उसे कैसे किया जाए। ऐसे ही जब हम मनमोहन देसाई साहब की बात करते हैं, मन जी की बात करते हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है मनमोहन जी मास डायरेक्टर थे, मास ओरिएंटेड डायरेक्टर, कि वो दिल की बात बोलते थे, उनमें वो इमोशंस बड़े थे। वो एक्चुअली बहुत बड़े राज कपूर फैन थे, बहुत बड़े। उनकी पहली पिक्चर भी राज कपूर के साथ थी, छलिया। राज साहब जो करते हैं अकॉर्डियन, ये वो उनका एक बैक ऑफ द माइंड हर दफा राज साहब होता था। और इनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस अमिताभ बच्चन साहब भी थे। ये अमित जी के साथ वो नई नई चीज़ें ट्राई करते थे, और चूंकि मैं अमित जी के साथ पिक्चर में था, तो हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, बड़ा भाई छोटा भाई। इसलिए चल मेरे भाई का गाना हुआ, लंबू जी टिंगू जी गाना हुआ, अमर अकबर एंथनी के दूसरे गाने हुए। तो मन जी बोलते थे मेरे को कि मेरे स्क्रिप्ट में अगर कोई जगह ना हो और मुझे अगर कोई हिट गाना मिले, तो हम वो स्क्रिप्ट में वो गाना बना के डालते हैं। जैसे कि राज साहब ने डाला था दोस्त ना रहा गाना, संगम में ज़बरदस्ती डाली थी सिचुएशन, क्योंकि गाना सुपर हिट था, उसकी सिचुएशन नहीं थी, पर चूंकि राज साहब को गाना डालना था संगम में, तो उसकी एक झूठी सी सिचुएशन बनाई गई और पिक्चर में गाना डाला। यही वो मनमोहन देसाई साहब करते थे, वो हिट गाना को एकोमोडेट करते थे अपने स्क्रिप्ट में, फिर उसकी पूरी बुनियाद बनाते थे, उसको जस्टिफाई करते थे। ये सब मास्टरों का काम है भाई, ऐसे लोग पैदा नहीं होने वाले फिर से। मैं भी काम कर रहा हूँ उनके जाने के बाद, लेकिन ऐसे लोग नहीं पैदा हुए। हाँ, इनसे अच्छी फोटोग्राफी करेंगे, इनसे अच्छे गाने बनाएंगे, गाने वाले अच्छे अंग से होंगे, लेकिन मिश्रण जो है ना हर चीज़ का, ये तो बड़े गुणी लोग थे, ये सब मास्टर लोग थे। मैंने कहीं पढ़ा था कि ना गाड़ी तैयार है, सब जा रहे हैं, उसमें शंकर जयकिशन बैठे हैं, मुकेश जी हैं, हसरत जयपुरी हैं, राज साहब हैं, और जैसे पिकनिक पे जाना होता है लेकिन सब गाते हुए जा रहे हैं, वहीं पर बैठे। हम बाहर गए, यहाँ मुंबई का आप कितना जानते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन गए थे यहाँ मुंबई से थोड़ी दूर थाने वाने, आज से 50-60 साल पुराने की बात कर रहा हूँ। गाना पिक्चराइज हो रहा था, मेरा जूता है जापानी, बोला ये क्लाउड्स हो तो अच्छा लगेगा। तो एक कारवां जाता था, 2 ट्रक 1-2 गाड़ी है, वो खुद ही हीरो थे, डायरेक्टर थे, प्रोडक्शन मैनेजर को बोलते चलते हैं, बात चलते हैं। अरे नहीं यार क्लाउड्स नहीं, तो क्लाउड्स को चेस करते हुए बादल के पीछे भागते भागते ऊटी पहुंच गए। कोल्हापुर जा रहे थे, ऊटी पहुंच गए कि नहीं यार वहाँ करते, अच्छा एक शॉट यहाँ लेते हैं। तो ये तो जुनून था। आप देखिए कहाँ पिक्चराइज किया गाना वो, मेरा जूता है जापानी। तो ऐसे तो लोग थे यार जो गाने पिक्चराइज करते थे यार, कोई वेजेस का ख्याल नहीं, कोई हर टेक्नीशियन भी उस जुनून में था ना कि पिक्चर बना रहे हैं। हम सिंहासन में जा बैठे करेंगे हम, जब वो हाथी किधर है, कोल्हापुर की तरफ, ऊँट चाहिए तो कहाँ से, जयपुर पहुँच गए, ऊटी में चले गए, नहीं क्लाउड्स अच्छी फॉर्मेशन ब्लैक एंड वाइट में, तो चलो थोड़ा वहाँ जाके कर लेते हैं। किधर किधर जाते थे लोग, जाते थे यार। बरसात में पैसा नहीं था राज कपूर साहब के पास, तो पूरा कश्मीर, पहला कश्मीर की शूटिंग राज साहब ने की है बरसात में पूरा मैच किया मुंबई के आसपास, और जाके जाल मिस्त्री साहब और पापा गए थे कश्मीर और लॉन्ग शॉट्स लेके आए थे कश्मीर के, क्योंकि बजट नहीं था ना उन दिनों में, और जाके मैच किया कश्मीर। बरसात इज अबाउट कश्मीर ओनली द फिल्म, लव स्टोरी इन देयर।
तो कश्मीर में पहली पिक्चर राज साहब ने बनाई थी, बरसात। एक और आपको मैं वाकया बताऊंगा, बड़ा पॉपुलर हुआ पिक्चर हिट होने के बाद। अच्छा, गुलमर्ग में एक होटल है, हमने वहाँ शूटिंग की थी, वो गाना हम तुम्हें कमरे में बंद हो चाबी खो जाए, उसका भारी एक्सटीरियर यूज़ किया था, मतलब बिगिनिंग एक जाने का और बाहर आने का। जो अंदर का सेट था वो आर के स्टूडियो में बना था, गाना वहाँ पिक्चराइज हो रही हो, लेकिन आम पब्लिक को तो नहीं मालूम ना। पब्लिक ने सोचा अरे बाप रे, ये तो गाना बॉबी वाला गाना है भाई, ये तो हम तुम कमरे में बंद हो, जितने प्यार करने वाले वो सब वो कमरे में घुसे हुए थे, हर लब बढ़ जाता था कि हम वहाँ जाए। वो इतना पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि आज तक उसकी छाप, आज तक उसकी छवि है। ये मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बाकी सुना रहा हूँ इसलिए, ये संगीत की वजह से पॉपुलर हुआ ना, एक लोकेशन पॉपुलर हो गई। ऋषि जी, आपने समय की चाबी से स्मृतियों के जाने कितने ताले खोल दिए और हमारे सामने खजाना उड़ेल दिया स्मृतियों का। इन स्मृतियों में आप थे, आपका परिवार था, आपकी एक पूरी यात्रा अभिनय की कैसे वो तय हुई, आसमान में जाने कितने झरोखे बन गए, और वहाँ जो सूरज चमक रहे हैं आपके परिवार से जुड़े हुए कलाकारों के रूप में, उनकी रोशनी, उनकी धूप, उनका उजाला हम तक पहुंचा, हमारे सुनने वालों तक पहुंचा। आपने विविध भारती से बात करने के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, जो आपने ये अपना कीमती समय मुझे दिया, मुझे सुनने का। कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ करना, बड़ा छोटा समझ के। मैंने तो ऐसी वाक्य सुनाए जो सडनली मेरे माइंड में आए, आपको अच्छे लगे हों या बुरे लगे हों, जैसे भी आप समझो, लेकिन जो कहा है मैंने वो सही कहा है। ओके जी। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग दिया दिलीप कुलकर्णी और विनायक रेणके ने। ध्वनि संपादन किया कमल शर्मा ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।